नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यू, वो है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। तो इसके मैंने जो कुछ पॉइंट है वो पूर्व के वीडियो में आपको बताए भी हैं कि हम क्यों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। उनको मैं एक बार और दोहरा देता हूं यहाँ पर कि सबसे पहली बात है, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? मास्टर साइंस। हम प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक नहीं कहते हैं, उसे राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है प्लेटो को। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि प्लेटो को राजनीति दर्शन का पिता कहते हैं, क्योंकि प्लेटो के जो विचार हैं उनमें सभी विषय मिले हुए हैं। चाहे वो राजनीति विज्ञान है, वो चाहे आचार शास्त्र है, चाहे ज्योतिष शास्त्र है, चाहे मनोविज्ञान है, चाहे फिलोसफी है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र जिसे बोलते हैं हम। तो कई जो समाज विज्ञान के जो कई विषय उनमें आपस में गुथे हुए हैं, इसीलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहते हैं। अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया, इसे सर्वोच्च विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान पर जो अरस्तु ने जो विचार दिए वो पूरे कई विचार जो उनके वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। इसीलिए हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। कौन कौन से कारण हैं उनको हम थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहने वाले अरस्तु हैं। अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं, राज्य का स्वरूप है, वो राज्य के कार्य हैं, राज्य का विकास कैसे हुआ है, उनके जो विचार हैं वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो राज्य संबंधी जो विचार हैं वो भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण देन है राजनीति विज्ञान को। राज्य संबंधी विचारों पर मैं अपना पूर्व वीडियो डाल चुका हूं, आप उन्हें वहां से समझ सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो है संविधानवाद। संविधानवाद अर्थात सीमित शासन। शासन या शासक की जो शक्ति है वो अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए, वो सीमित शासन की भावना के आधार पर लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार, संविधान का ध्यान रखते हुए, संविधान के नियमों के अनुसार वो शासन उसे चलाना चाहिए। सीमित शासन की भावना होनी चाहिए, उसकी शक्ति अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात अरस्तु बताता है। उस राज्य में सबसे पहले कानून के शासन होना चाहिए, शासक की मनमर्जी नहीं होनी चाहिए। जो राज्य का शासन है वो कानून के अनुसार चलना चाहिए और कानून भी लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, यह अरस्तु ने बताया। इसके अलावा हम बात करें, कुछ अरस्तु ने कई पद्धतियां बताई हैं, हम उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो बातें हैं ये पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूं मैं, तो वहीं से हैं। अब मैं कुछ जो शेष भाग है इसका वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ पद्धतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, ये बात भी सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के रूप में सरकार के 3 अंगों का जो विभाजन है वो अरस्तु ने ही सर्वप्रथम बताया। सीमित शासन, कानून का शासन, राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य क्षेत्र, संविधान संबंधी जो उनका वर्गीकरण है वो भी अति महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान को महत्वपूर्ण देन है। और बाद में कई जो विचारक आए उन्होंने अरस्तु के संविधान संबंधी वर्गीकरण को अपना आधार बनाया और इसी आधार पर उन्होंने संविधान रूपी विवेचन किया है। तो ये अरस्तु की काफी देन है। इसके अलावा उनकी जो पद्धतियां हैं वो भी अति महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति और उनका जो है एक यथार्थवादी पद्धति। ये तीनों जो पद्धति हैं उनकी जो शुरुआत है वो अरस्तु से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की। इसका तात्पर्य है कि कई व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना और फिर अपने निष्कर्ष निकालना। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाने का एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है तुलनात्मक पद्धति। बहुत बड़ी बात है, हम ईसा पूर्व दौर की बात कर रहे हैं
और उस समय अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। कितनी बड़ी बात है। आज यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो हमारे लिए कई देशों का जो तुलनात्मक स्टडी है, कई देशों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत मुश्किल कार्य है। और जब मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जहां इतने संसाधन ही नहीं थे हमारे पास। आज तो बहुत सारे संसाधन है हमारे पास, हम किसी मैटर को आसानी से सर्च कर सकते हैं, लेकिन उस समय उतने संसाधन नहीं थे। उन संसाधनों की गैर मौजूदगी में भी अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। और उन संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद जो उन संविधानों में अच्छी अच्छी बातें थी, कानून के शासन की जो बात है, सरकार के 3 अंगों की जो बात है, ये सब बातें अरस्तु कहां से ली उन्होंने? 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद। जो संविधानों में, सभी संविधानों में जो लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार जो अच्छे अच्छे फैक्ट थे, जो सार था, उनमें अरस्तु ने ग्रहण किया। तो उस दौर में, उस समय 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अपने निष्कर्ष को निकालना, अपने विचार देना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने का। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है उसकी आगमनात्मक पद्धति। सबसे पहले जो आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत है वो अरस्तु करते हैं। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति की शुरुआत की थी सबसे पहले। निगमनात्मक पद्धति का मतलब ये होता है, पहले आप किसी तथ्य को, बिंदु को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लो, निष्कर्ष के रूप में स्वीकार कर लो, और फिर सिद्धांत की सत्यता के लिए अपने पक्ष में कई तर्क दीजिए। एक होती है निगमनात्मक पद्धति, एक होती है आगमनात्मक। ये चलती है सामान्य से उदाहरण या निष्कर्ष से उदाहरण। पहले प्लेटो इस पद्धति का प्रयोग करता है। प्लेटो सबसे पहले आदर्श राज्य के जो स्वरूप है उसको मस्तिष्क में वो स्वीकार कर लेता है, और आदर्श राज्य में क्या क्या बातें होनी चाहिए उसको फिर वो आगे विस्तृत रूप से बताता है। तो पहले आदर्श राज्य को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है, और आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए जो तर्क है वो बाद में प्रस्तुत करता है। अर्थात पहले सामान्य सिद्धांत के रूप में उन्होंने किसी बिंदु को, तथ्य को स्वीकार किया, और उसकी सिद्धि के लिए फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए। तो निष्कर्ष से उदाहरण की ओर, ये निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। अरस्तु ठीक इसकी उल्टी पद्धति का प्रयोग करते हैं। उनकी जो पद्धति है वो है उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, से निष्कर्ष, या उदाहरण से सामान्य। अरस्तु इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने ही किया। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया, इन देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। पहले कई देशों के संविधानों से उदाहरण जुटाए उन्होंने कि ये क्यों शासन व्यवस्था बेहतर है, और उन उदाहरणों के आधार पर कई देशों की तुलनात्मक स्टडी करने के बाद उदाहरणों के आधार पर वो कहां पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधानवाद सबसे अच्छा शासन प्रणाली है। वो शासन प्रणाली सबसे अच्छी जो सीमित शासन है, वो शासन प्रणाली सबसे अच्छी जो कानून का शासन है, वो शासन प्रणाली सबसे अच्छी जो सरकार के अधीन है। तो सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद, उदाहरणों को देखने के बाद, कई देशों के उदाहरण को समझने के बाद, उनमें जो उदाहरण लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं, जो संविधानवाद के अनुकूल हैं, जो कानून के शासन के अनुकूल हैं, उन्होंने, अरस्तु ने इनको समझा और उन उदाहरणों के आधार पर अपने निष्कर्ष या सामान्य के रूप में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए।
तो अरस्तु सबसे पहले उदाहरण देते हैं, उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष स्थापित करते हैं। इस पद्धति को बोला जाता है आगमनात्मक। प्लेटो सबसे पहले सिद्धांत के रूप में किसी तथ्य बिंदु को स्वीकार करते हैं और सिद्धांत की सिद्धि के लिए उसके पक्ष में कई तर्क देते हैं, तो उसे पद्धति को बोला जाता है निगमनात्मक। तो निगमनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग करने वाले प्लेटो हैं, जबकि आगमनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु करते हैं। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन और वहां से उदाहरण लेने के बाद अपने सिद्धांत और निष्कर्ष प्रतिपादित किए दिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है राजनीति विज्ञान का जनक उनको कहने का। फिर हम बात करते हैं उनकी यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी पद्धति। हम जब प्लेटो और अरस्तु की तुलनात्मक स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन जब उनका करते हैं, तो प्लेटो के जो विचार है वो कल्पनावादी नजर आते हैं, आदर्शवादी नजर आते हैं। मैंने प्लेटो के संबंधित जो सिद्धांत पर वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे उनके विचार कल्पनावादी हैं, आदर्शवादी हैं। वो आदर्श राज्य का सिद्धांत दे रहे हैं, दार्शनिक राजा की बात कर रहे हैं। दार्शनिक राजा को लंबी शिक्षा प्रणाली उसे दी जा रही है जो बहुत कम व्यवहारिक है। साम्यवादी सिद्धांत है, परिवार नहीं बनाएंगे वो, संपत्ति नहीं रखेंगे वो। दार्शनिक सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञाता है, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, वो निरंकुश भी हो सकते हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसी आशंका जताई है। तो उनके विचार कल्पनावादी है, उद्देश्य आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करना। लेकिन जो अरस्तु है, जब उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद जो अपने निष्कर्ष वो निकाले हैं उन्होंने, तो वो उनके निष्कर्ष ये कई सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, तर्क की शैली से वो लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए उनके राज्य संबंधी सिद्धांत, सबसे पहले मनुष्य आया, मनुष्य ने परिवार बनाया, परिवार से समाज बना और समाज से राज्य बना। मनुष्य की जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति केवल परिवार नहीं करता, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति समाज भी करता है। लेकिन जो व्यक्तित्व का विकास है जो कहां संभव है, राज्य में ही संभव है। कौन देता है? अरस्तु। तो राज्य संबंधी विचार हैं जो उनके, वैज्ञानिक हैं। संविधान संबंधी जो उनका वर्गीकरण दिया है, जिनके उनके वर्गीकरण को आधार मानकर कई अन्य विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, वो भी यथार्थवादी हैं, वैज्ञानिकवाद पर आधारित हैं। उनके यदि हम क्रांति संबंधी विचारों को देखें तो यद्यपि उन्होंने क्रांति को देशद्रोह या विनाश का पर्याय माना है, लेकिन जो क्रांति को जो रोकने के उपाय हैं कि किसी देश में क्रांति को कैसे रोका जा सकता है, तो उसके जो उपाय बताए हैं वो भी वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। यहां पर वो कुशल चिकित्सक की तरह नजर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किसी भी देश में क्रांति को कैसे रोका जा सकता है। तो इस प्रकार अरस्तु के जो कुछ विचार हैं, वो राज्य का स्वरूप है, संविधानवाद है, कानून का शासन संबंधी जो उनका सिद्धांत है, संविधानों का जो वर्गीकरण उन्होंने दिया है, क्रांति संबंधी जो विचार हैं, तो ये जो विचार हैं वो उनके यथार्थवादी हैं, वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं, वो कल्पनाशीलता के आधार पर नहीं है। यद्यपि हम कुछ अरस्तु के कुछ विचारों को देखें, जैसे अरस्तु का दास्ता संबंधी सिद्धांत है, नागरिकता संबंधी सिद्धांत है, वो कुलीन तांत्रिक है। वो तत्कालीन, ऐसा लगता है वो तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां हैं कहीं न कहीं वो उन परिस्थितियों से प्रभावित है। उस समय दास्ता जो प्रथा थी, दास प्रथा थी, वो उस समय प्रचलन में थी और यही कारण है कि अरस्तु तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनसे वो खुद को मुक्त नहीं कर पाए। और यही बात उनके नागरिकता संबंधी सिद्धांत में भी नजर आती है, जहां वो कट्टर जातीय अहंकार से युक्त नजर आते हैं हमें। लेकिन यदि कुछ सिद्धांतों को छोड़ दिया जाए तो अरस्तु के जो अधिकतर सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं, वो यथार्थवादी हैं, वो अनुभववादी हैं। और इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति के कारण, उनकी आगमनात्मक पद्धति के कारण और यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। कई अन्य कारण मैंने आपको पहले बता चुका हूं। उनके जो संविधानवाद संबंधी अवधारणा है, सीमित शासन पर जो टिकी हुई अवधारणा है उनकी, कानून के शासन की जो बात है वो सबसे पहले अरस्तु महोदय करते हैं। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस सबसे पहले अरस्तु बताते हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। उन्होंने संविधान रूपी जो उनका वर्गीकरण है बहुत
वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर वो आधारित है। राज्य का स्वरूप उन्होंने बताया है, राज्य कैसे आया ये उन्होंने सबसे पहले बताया। सरकार के 3 अंगों के रूप में विभाजन है वो सबसे पहले अरस्तु महोदय बताते हैं। तो ये काफी सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो हमारा भी ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि क्यों अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनकी मैं आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाला हूं। आप वहां से उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इस प्रकार जो अरस्तु है अब वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम नए विचारकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।